Hello everyone and welcome back once again for the sessions of macroeconomics. After covering the related aggregates of national income, आज हम हमारे सेशन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर किस तरीके से किया जा सकता है, जिसे आप अपनी बुक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हेड में देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं, पहले एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। Economic activities in every economy are followed by recurring rounds of production, income and expenditure. देखिए recurring का मतलब क्या होता है? Something which is repetitive in nature, जो अपने आप को बार बार रिपीट करती रहे। तो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं एक इकोनॉमी में, जैसे प्रोडक्शन एक एक्टिविटी है, जैसे इनकम डिस्पोजिशन होना एक एक्टिविटी है, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंडिचर किया जाना भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपको ये एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि भाई एक इकोनॉमी में बार बार लगातार ये राउंड्स जो हैं वो चलते रहते हैं। मतलब प्रोडक्शन होती है, जो डिफरेंट प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी इनकम जनरेट होती है और जब इनकम हाथ में आती है तो ऑब्वियसली है कि वो एक्सपेंडिचर करते हैं, वो कंजम्पशन करते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहती हैं। प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम एंड इनकम गिव्स राइज टू डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये भाई प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम जनरेट होती है और इसी इनकम की वजह से ही दे डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ दिस सर्कल ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मूव्स ऑन फॉरएवर, कि ये लगातार चलता रहता है। दस नेशनल इनकम हैज़ थ्री मेन एस्पेक्ट्स। तो अगर हम एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तीन मेन एस्पेक्ट्स उभर कर आते हैं। एक आता है प्रोडक्शन एस्पेक्ट, एक आता है इनकम एस्पेक्ट और एक उभर कर आता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। अब देखिए, आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताया गया है कि कौन कौन से साल में किसने ये तीनों एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी है। तो 1917 के दौरान शूमपीटर ने, 1935 में MC मिशेल एंड कूजनेट्स के द्वारा, 1941 में मीड एंड स्टोन के द्वारा। तो इन्होंने यही तीनों जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने अभी बोले हैं, इन पर ही एम्फेसिस दिया था। सो दे एस्टिमेटेड नेशनल इनकम एट थ्री डिफरेंट लेवल्स। तो इन्हीं तीनों लेवल्स पर आधारित हमारे पास तीन मेन मेथड्स उभर कर आते हैं। एंड ये तीनों मेथड्स क्या हैं? प्रोडक्ट मेथड, जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है, इनकम मेथड और एक है एक्सपेंडिचर मेथड। आज के हमारे इस सेशन में हम वेरी फर्स्ट मेथड, दैट इज प्रोडक्ट मेथड, या जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड कह रहे हैं, इसको ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस मेथड को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ऑब्वियसली है आउट ऑफ इंडस्ट्री, तो इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है। अब ये कैसे मेजर करता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनकर तैयार होता है तो ऑब्वियसली है कि वो पहले रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है और उस पर कुछ प्रोसेसिंग होती है एंड आफ्टर दैट ही एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। अब एक प्रोडक्ट फाइनली बनकर तैयार होने से पहले डिफरेंट फेजेस से होकर गुजरता है और फिर ही फाइनली एक शेप उसे मिलती होती है। तो यहाँ पर ये जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड, या जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड कह रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये यही है कि डिफरेंट फेजेस पर क्या वैल्यू एडिशन हो रही है और उस वैल्यू एडिशन के आधार पर ही हम वैल्यू कैलकुलेट करती हैं, किसकी? नेशनल इनकम की। दैट मीन्स हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग कि हमें ये मेथड क्या कहता है। It is that method which measures the national income by estimating the contribution of each producing enterprise to production in the domestic territory of the country in an accounting year। देखो, जिसको ये मीनिंग समझ में आ गया ना, उसे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस मेथड से हम जो नेशनल इनकम डिराइव करेंगे वो क्या निकलेगी और फाइनली हम
किस तरीके से नेशनल इनकम पर पहुंचेंगे। मैं नेशनल इनकम नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि इस मेथड को यूज़ करते हुए हमें कौन सी इनकम मिलेगी, ये मीनिंग से ही हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए ये मेथड ये कहता है कि हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे, इस तरीके से मेजर करेंगे कि हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, दैट मीन्स जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखिए जब विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी लिखा हुआ आ गया तो हमने जब रिलेटेड एग्रीगेट से स्टडी किए थे तो दैट मीन्स हमें यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हम इस मेथड को इस्तेमाल कर कर जो भी इनकम निकालेंगे वो डोमेस्टिक लेवल वाली निकलेगी, वो नेशनल लेवल वाली नहीं निकलेगी। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हर एक प्रोडक्शन करने वाला एंटरप्राइज क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हम जब उनके कंट्रीब्यूशन को एस्टीमेट करेंगे, उनका आंकलन करेंगे, तभी हमारे पास नेशनल इनकम उभर कर आएगी। तो इस मीनिंग के आधार पर हमें क्या पता चलता है कि इट मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम इज डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि डोमेस्टिक लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास इस मेथड को इस्तेमाल कर कर कौन सी इनकम निकलेगी, हमारे पास निकलेगी GDP एट MP, जिसको जब हमने मीनिंग्स समझे थे हमने बोला था कि ये होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। और इससे हमें किस तरह से नेशनल इनकम पर पहुंचना है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर नहीं पता तो आज के इस सेशन में आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दी वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्ट मेथड। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम हर एक एंटरप्राइज, हर एक प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज की इनकम या उनकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन है हम उसको मेजर करने वाले हैं, तो किस तरीके से होगा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा ना प्रोसीजर। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही हम ऐसे ही उठाकर किसी की भी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी, नहीं। इस मेथड में कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। देखिए स्टेप नंबर 1 आपको क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज। इस मेथड के अकॉर्डिंगली हमने ईच प्रोडक्शन या ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज को कंसीडर करना है। तो दैट मीन्स हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि एक इकोनॉमी में कौन कौन सी डिफरेंट प्रोडक्शन करने वाली एंटरप्राइजेज होती हैं, उन्हें कौन कौन सी कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इन एन इकोनॉमी ऑल दी प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। अब सबसे पहली कैटेगरी क्या है, देखो 10th स्टैंडर्ड की जो सोशल स्टडीज़ आपने पढ़ी हैं, हो सकता है कि आपको उसमें थोड़ा बहुत ये कुछ देखने को मिला हो। तो देखिए यहाँ आपको क्या बताते हैं कि वेरी फर्स्ट सेक्टर जो है वो है प्राइमरी सेक्टर। अब ये कौन सा सेक्टर होता है एक इकॉनमी का, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एक्सेट्रा which produces goods by exploiting natural resources like land, water, mines etc. जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर कवर की जाती हैं। जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल है, जैसे हम वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, हम वहाँ से फिशेस जो है डिराइव करते हैं, तो इसलिए जो फिशिंग की एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर के अंडर कंसीडर की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से माइंस लाइक कोयले की खान है, तो उसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्स को ही हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो इसलिए ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंडर कंसीडर किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें सेकेंड सेक्टर की तो वो है सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या होता है, इट इज़ दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस सेक्टर को और क्या बोला जाता है, इस सेक्टर का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती है जहाँ पर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को क्रिएट किया जाए, दैट मीन्स विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ ए कमोडिटी टू अनदर फॉर्म। दैट मीन्स जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर कर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर कर दे रहे हैं, हम उन सब को कहाँ कवर करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे देखो अगर मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊं, मान लो हम यहाँ एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो वीट जो है, गेहूं जो है, वो तो बनकर तैयार हो रही है लैंड के ज़रिए, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वो तो कवर हो गया प्राइमरी सेक्टर के अंडर। लेकिन गेहूं से जो आटा बनाने वाली मिल है,
मतलब जो मिल आटा बना रही है या जो फैक्ट्री आटा बनाने का काम कर रही है वो तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन कर रही है ना, तो वो किस में कवर की जाएगी, वो सेकेंडरी सेक्टर में कवर की जाएगी। तीसरे और लास्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो दिस इज टर्जरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर। तो ये है, दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स। ये जितनी भी हमारी एड्स टू ट्रेड होती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्विस सेक्टर के अंडर कवर की जाती हैं, सब ट्रेजरी सेक्टर में कवर अप होती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज कौन कौन सी हैं। अब हमने एस्टिमेट करना है, और एस्टिमेशन हमने किस चीज़ का करना था, कंट्रीब्यूशन का। एंड कंट्रीब्यूशन कुछ और नहीं है, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द मेथड, वो कंट्रीब्यूशन है वैल्यू एडेड। मतलब कौन सा सेक्टर कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू को और कितनी बढ़ा रहा है, हमने इसी को इस सेकंड स्टेप में एस्टिमेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग है वैल्यू एडेड का, ये है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको एग्जांपल दी थी कि भाई एग्रीकल्चर वालों ने गेहूं बनाकर तैयार कर कर दे दी, है ना। मतलब किसान ने गेहूं पैदा की और उसने वो आगे सेल कर दी। अब जो फैक्ट्री आटा बनाने का काम कर रही है, उसके लिए वो जो गेहूं है वो क्या है, उसके लिए वो गेहूं है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब आप इसको सिंपली ऐसा समझो कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है ना, वो कुछ और नहीं, वो है एक तरीके से उस रॉ मटेरियल की कीमत जो आपने इस्तेमाल किया है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यही होगा ना कि जैसे मान लो आपने आटा बनाकर तैयार कर लिया, लेट सपोज कि अगर 100 रुपीज़ के हिसाब से तैयार हुआ है, ठीक है। आपने गेहूं जो खरीदी थी, लेट सपोज आपने वो 50 रुपीज़ के हिसाब से खरीदी थी। तो डिफरेंस, ये डिफरेंस जो था 100 और 50 का, दैट विल बी नोन एज वैल्यू एडिशन। तो इसलिए इस मीनिंग के आधार पर हमारे पास वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला उभर कर आता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आपको आगे कुछ और नहीं है, आपको यही एक्सप्लेन्ड है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। तो पहले तो है हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब। अब ये क्या होता है, देखो, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब क्योंकि हमने मीनिंग क्या कहा था, हमने कहा था कि हम इस मेथड को इस्तेमाल कर कर GDP एट MP निकालेंगे। तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट, मार्केट में कितने की बिक रही है प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज। तो इसलिए मार्केट वैल्यू आ गया ना, तभी तो इस मेथड को इस्तेमाल कर कर हमारे पास GDP एट MP निकलेगा, नॉट FC। तो है इट इज़ दी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, उनकी क्या मार्केट वैल्यू है, उसे ही हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है V.O.O. ये क्या होता है, ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक साथ में क्यों लिखा गया है, क्योंकि कई बार होता है ना कि सारा का सारा प्रोडक्ट जो ड्यूरिंग द ईयर बनकर तैयार हुआ है वो बिक नहीं पाया, कुछ स्टॉक की फॉर्म में रह गया, तो चेंज इन स्टॉक। अब स्टॉक भी देखो, अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, अगर आपने क्लास 11 में थोड़ा सा समझा है तो आपको पता है कि भाई किसी भी चीज़ का ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। अब जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो पिछले साल का था ना, वो इस साल के दौरान प्रोडक्शन थोड़ी ना हुई है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो इस साल की प्रोडक्शन में काउंट होता है। तो इसीलिए चेंज इन स्टॉक यहाँ लिखा गया है, कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा गया, क्योंकि चेंज इन स्टॉक का मतलब कुछ और नहीं, जो मैंने अभी अभी आपको मीनिंग समझाया ना, कि जो ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग स्टॉक है वो तो ड्यूरिंग द ईयर हुई प्रोडक्शन को बता रहा है, लेकिन जो ओपनिंग स्टॉक है वो पिछले साल का है, वो इस साल का नहीं है प्रोडक्शन। तो इसीलिए
चेंज इन स्टॉक, जिसे हम डेल्टा स्टॉक कर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि कई बच्चे गलती कर देते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देते हैं, नहीं, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, जो यहाँ चेंज इन स्टॉक की फॉर्म में सेल्स में जब ऐड कर दिया जाएगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाएगा। अगर कोई स्टॉक नहीं है तो उस वक्त सिर्फ सेल्स ही हैं जो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाई जाएंगी। नेक्स्ट, अब अगर हम देखें इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मीनिंग, तो देखो वो क्या है। जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया था, रॉ मटेरियल, जिस चीज़ को हम रॉ मटेरियल की फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ हमने बनाई, लेकिन उसके लिए जो हमने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, तो वो वैल्यू ही हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाई जाती है। इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो देखो, जो ये लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होता है, ये तो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनके अलावा जो हम फैक्टर, नॉन फैक्टर इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी मैंने एग्जांपल दी थी ना कि गेहूं कितने में खरीदी, गेहूं हमने जितने में खरीदी है वो हमारी नॉन फैक्टर इनपुट्स में आ रही है ना, वो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ी ना आ रही है। तो इसलिए उस चीज़ को जो हम एज अ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ताकि हम उस पर प्रोसेसिंग कर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकें, उसकी उस वैल्यू को, रॉ मटेरियल वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए, अब ना मैं आपको थोड़ा सा और याद दिलवाना चाहूँगी। वैसे तो अगर आप स्टार्टिंग से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपको ये बात क्लियर होगी कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं किया जाता जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग करते हैं। क्यों नहीं किया जाता, उसका भी हमारे पास इसी मेथड से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आएगी जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, विच इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले सेशंस में समझाया हुआ है कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए तो हमारे फॉर्मूले में ये माइनस हो रहा है ऐड होने की बजाय। तभी तो है कि वैल्यू एडिशन किसके बराबर आ रहा है, कि हम जो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जब हम उसमें से ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू एडेड निकल कर आएगा। क्यों इंटरमीडिएट कंजम्पशन को शामिल नहीं किया जाता है, अगर ये अभी आपको नहीं भी थोड़ा ध्यान में आ रहा तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग डिस्कस करेंगे तब आपको रिकॉल हो जाएगा। दस, यूजिंग दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज कैलकुलेटेड फॉर ईच सेक्टर। अब देखो, मैंने आपको स्टेप 1 में क्या कहा था, मैंने आपको स्टेप 1 में कहा था कि हम हर एक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होते हैं, मतलब हम ये देखते होते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं। हमने बोला था 3 सेक्टर हैं, तो सबसे पहले हर एक सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रॉस है तभी तो था जी, डोमेस्टिक लेवल पर है तभी तो था डी, और क्योंकि हम प्रोडक्ट को स्टडी करते होते हैं, प्रोडक्ट मतलब इसमें प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, और मार्केट वैल्यू स्टडी हो रही थी वैल्यू ऑफ आउटपुट की, इसीलिए हमारे पास जीडीपी एट एमपी निकल कर आता है इस फॉर्मूले को, इस मेथड को यूज़ करते हुए। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड इन टर्जरी सेक्टर। तो जब तीनों सेक्टर्स का हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास निकल कर आता होता है जीडीपी एट एमपी। कैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते होते हैं वो आपको स्टेप 2 में समझाया गया है कि वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालना है ये भी आपको बता दिया कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखिए, जब जीडीपी एट एमपी हमारे पास निकल आया, हमने जो रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले कंसेप्ट्स समझे थे उसमें हमने ये समझा था NNP एट FC हमारी नेशनल इनकम होती है। तो अब आपने क्या करना है, देखो ग्रॉस से नेट पर आना है तो क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन लेस करनी पड़ेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NDP एट MP। अब अगर हमें डी से यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NNP एट MP। अब
MP से FC पर आने के लिए क्या करना होता है ये भी हमें पता है। तो हम जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा NNP एट FC, दैट इज नेशनल इनकम। तो कुछ इस तरीके से इस मेथड को यानी कि प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल कर कर हम नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि अभी तक हमने जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड को समझा ये आपको क्लियर रहा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। And yes, don't forget to like, share and express your views in the comment box. Thank you so much for watching the video and have a nice day.